नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए 5th सेमेस्टर समाजशास्त्र का जो पहला पेपर है जिसका नाम है क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थॉट, उससे संबंधित एक मॉडल पेपर का अध्ययन करेंगे। जिस प्रकार से परीक्षा में आपको पेपर मिलेगा जो 3 खंड में विभाजित होगा, उसी प्रकार से आपका यह मॉडल पेपर भी कुल 3 खंडों में विभाजित है। पहला खंड अ है, दूसरा खंड ब है और तीसरा खंड स है। एक एक करके यहाँ पर हम लोग तीनों खंडों का अध्ययन करेंगे। हम लोग जानेंगे कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है और इसका उत्तर आपको किस प्रकार से लिखना होगा। पहला खंड अ है जिसमें आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा और एक प्रश्न का उत्तर आपको इसमें अधिकतम 50 शब्द में देना होगा। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, सामाजिक उद्विकास से आप क्या समझते हैं, यानी सामाजिक उद्विकास किसको कहा जाता है, उसी के बारे में आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि सामाजिक उद्विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाज समय के साथ सरल और एकरूप अवस्था से विकसित होकर जटिल और विविधतापूर्ण अवस्था में बदलता है। यानी सामाजिक उद्विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाज जो है सरल अवस्था से जटिल अवस्था की ओर धीरे धीरे बदलता है। जिस प्रकार जीवों का विकास सरल से जटिल अंगों की ओर होता है, उसी प्रकार समाज भी शिकार और संग्रहण की अवस्था से विकसित होकर आधुनिक औद्योगिक और तकनीकी युग तक पहुंचा हुआ है। यह जो सिद्धांत है सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत, इसके जो प्रतिपादक हैं उनका नाम हर्बर्ट स्पेंसर था, जिन्होंने डार्विन के विकासवाद को समाज पर लागू किया है। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा तो आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि पेरेटो की तार्किक क्रिया पर टिप्पणी लिखिए। पेरेटो के अनुसार तार्किक क्रिया क्या है, इसी के बारे में आपको बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि पेरेटो के अनुसार तार्किक क्रिया वह है जिसमें साध्य और साधन के बीच वास्तविक तर्क होता है। यानी कोई कार्य है तो उसके पीछे वास्तविक कारण होना चाहिए जो तर्क पर आधारित होना चाहिए। जब कोई व्यक्ति किसी निश्चित उद्देश्य को पाने के लिए पूरी तरह से वैज्ञानिक और व्यवहारिक रास्ता चुनता है तो उसे तार्किक क्रिया कहते हैं। इस क्रिया की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें जो कर्ता होता है उसका अपना तर्क और समाज का वस्तुनिष्ठ विज्ञान जो होता है, दोनों एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। यानी जो कर्ता है वो भी अपने कर्म को तार्किक मानता है, जो समाज का विज्ञान है वो भी उसके कर्म को तार्किक मानता है। एक उदाहरण से इसको समझ लेते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यदि कोई किसान है वो फसल बढ़ाने के लिए खाद का उपयोग करता है तो यह तार्किक है, क्योंकि खाद जो है पैदावार के बीच एक वैज्ञानिक संबंध होता है। खाद और पैदावार के बीच खाद डालेंगे तो पैदावार अधिक होगा। लेकिन इसके विपरीत जो किसान है वह बारिश के लिए यज्ञ करता है तो पेरेटो उसे अतार्किक क्रिया मानते हैं। यानी अगर हम उत्पादन के लिए खाद डालते हैं तो यह तार्किक क्रिया है, अगर हम उत्पादन के लिए अगर यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो ये अतार्किक क्रिया के अंतर्गत आएगा, क्योंकि इसके बीच यानी साधन और साध्य के बीच कोई वैज्ञानिक संबंध नहीं है। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भ्रांत तर्क की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। भ्रांत तर्क किसको कहा जाता है, इसी के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि विल्फ्रेडो पेरेटो के अनुसार भ्रांत तर्क वे बनावटी व्याख्याएं हैं जिनका उपयोग मनुष्य अपनी अतार्किक क्रियाओं को सही ठहराने के लिए करता है। यानी अगर हमने कोई काम किया है और हम अपने काम को सही ठहराने के लिए जो तर्क दे रहे हैं वो बेबुनियाद तर्क है, उसी तर्क को भ्रांत तर्क के नाम से जाना जाता है। मनुष्य स्वभाव से अतार्किक होता है, लेकिन वह खुद को तर्कशील दिखाना चाहता है। जब वह अपनी भावनाओं या मूल प्रवृत्तियों के वश में होकर कोई कार्य करता है तो उसे समाज में सही ठहराने के लिए वह जो बनावटी, दिखावटी तर्क या झूठी व्याख्याएं देता है उन्हें ही भ्रांत तर्क कहते हैं। यानी मनुष्य अपने काम को तर्क संगत ठहराने के लिए जो दिखावटी तर्क प्रस्तुत करता है, जो झूठी झूठी व्याख्याएं देता है, उसी को भ्रांत तर्क के नाम से जाना जाता है। ये असल तर्क नहीं होते हैं, बल्कि व्यवहार को न्यायोचित बनाने के लिए बहाने होते हैं। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। चौथे प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि अलगाव क्या है, अलगाव किसको कहा जाता है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि अलगाव एक ऐसी मनोवैज्ञानिक और सामाजिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी ही सत्ता से अजनबी हो जाता है।
जब मनुष्य अपने काम, अपने उत्पादन और अपनी सामाजिक व्यवस्था पर कोई नियंत्रण नहीं रहता तो वह समाज में रहते हुए भी खुद को अकेला और उपेक्षित महसूस करने लगता है और उसी को अलगाव के नाम से जाना जाता है। यानी जब व्यक्ति अपने आप से कटा कटा महसूस करे तो समाज से कटा कटा महसूस करने लगता है, तो उसी को अलगाव के नाम से जाना जाता है। कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में जब श्रमिक का अपने श्रम और उत्पादन पर कोई अधिकार नहीं रहता तो वह खुद को एक मशीन का हिस्सा मात्र समझने लगता है और यही स्थिति अलगाव की स्थिति के नाम से जानी जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सामाजिक क्रिया किसे कहते हैं। सामाजिक क्रिया किसको कहते हैं, इसका उत्तर आपको लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि सामाजिक क्रिया वह अर्थपूर्ण व्यवहार है जो दूसरों व्यक्तियों की क्रियाओं से प्रभावित होता है। यानी जो सामाजिक क्रिया होता है, जो व्यक्ति करता है वो दूसरे व्यक्ति के क्रियाओं से प्रभावित होता है। दूसरे व्यक्ति के क्रिया को देख करके दूसरा व्यक्ति जो है प्रतिक्रिया देता है, उसी को सामाजिक क्रिया के नाम से जाना जाता है। मैक्स वेबर के अनुसार किसी कार्य को सामाजिक क्रिया तभी माना जाता है जब उसका कोई उद्देश्य हो और वह दूसरों के प्रति उन्मुख हो, यानी स्वयं के लिए न किया गया हो, दूसरे के प्रति किया गया हो। उदाहरण के लिए रास्ते में दो साइकिल सवारों का टकराना मात्र दुर्घटना होता है, लेकिन टकराने के बाद अगर दोनों बहस कर रहे हैं आपस में तो इसको सामाजिक क्रिया के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति बहस शुरू किया है, दूसरा उसका जवाब दे रहा है, यह सामाजिक क्रिया कहलाएगा। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, खंड ब देख लेते हैं। खंड ब में आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और इसमें एक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 200 शब्द में देना होगा। देख लेते हैं कि इसमें आपसे कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया है। इसमें जो आपसे पूछा गया है प्रत्यक्षवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि प्रत्यक्षवाद के जनक अगस्त काम्टे हैं, यानी अगस्त काम्टे के द्वारा ही प्रत्यक्षवाद की स्थापना की गई थी। यह एक ऐसा वैज्ञानिक दृष्टिकोण है जो मानता है कि वास्तविक ज्ञान केवल वही है जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं और जिसका परीक्षण हम कर सकते हैं। यानी जिसको हम आंख के माध्यम से देख रहे हैं, कान के माध्यम से जो है सुन रहे हैं, नाक के माध्यम से जो है घ्राण ले रहे हैं, वही जो है वास्तविक ज्ञान माना जाएगा। यह काल्पनिक, आध्यात्मिक या धार्मिक आधारों को नकार कर केवल वैज्ञानिक तथ्यों पर जोर देता है। यानी प्रत्यक्षवाद के अनुसार ज्ञान वही है जो प्रत्यक्ष रूप से हम देख रहे हैं या प्रत्यक्ष रूप से हम महसूस कर रहे हैं। इसमें कल्पना का और धर्म का कोई स्थान नहीं है। अब देख लेते हैं कि प्रत्यक्षवाद की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। प्रत्यक्षवाद की जो पहली विशेषता है वो है वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति इसकी पहली विशेषता है। प्रत्यक्षवाद सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए उन्हीं वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करता है जो भौतिक विज्ञानों में अपनाई जाती है, जैसे निरीक्षण हो गया, परीक्षण हो गया, वर्गीकरण हो गया। ये जो भौतिक विज्ञान में पद्धति अपनाई जाती है उसी को सामाजिक विज्ञान में भी अपनाई जाती है। अगली विशेषता देख लेते हैं, निश्चित नियमों पर आधारित। यानी जो प्रत्यक्षवाद है वो निश्चित नियमों पर आधारित है। यह मानता है कि जिस प्रकार प्रकृति के नियम निश्चित हैं उसी प्रकार समाज भी कुछ निश्चित नियमों से संचालित होता है और इन नियमों को खोजा जा सकता है, इन नियमों का पता लगाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगली विशेषता देख लेते हैं। अगली विशेषता है काल्पनिक विचारों का त्याग। यानी प्रत्यक्षवाद में धर्म का, जादू का, इन सब का कोई महत्व नहीं होता है। किसी प्रकार के दार्शनिक विचारों का कोई स्थान इसमें नहीं होता है। यह केवल जो है पर ध्यान देता है, यानी जो है वो है, उसी पर वो ध्यान देता है। क्या होना चाहिए उस पर ध्यान नहीं देता है। किसी प्रकार के काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर इसमें नहीं दिया जाता है। प्रत्यक्षवाद में कल्पना का कोई स्थान नहीं है। अगली विशेषता है प्रामाणिकता। प्रत्यक्षवाद केवल उन्हीं तथ्यों को सत्य मानता है जिन्हें साक्ष्यों और प्रमाणों द्वारा सिद्ध किया जा सके। जो अनुभव में नहीं आता वह प्रत्यक्षवाद के बाहर होता है। यानी प्रत्यक्षवाद उन्हीं चीजों को केवल मानता है जिनको प्रमाण के आधार पर सिद्ध किया जा सकता है। अगली विशेषता है मानवता का कल्याण। प्रत्यक्षवाद का अंतिम लक्ष्य समाज के नियमों को जानकर मानव कल्याण के लिए सामाजिक प्रगति और व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है। निष्कर्ष के रूप में देखें तो प्रत्यक्षवाद अंधविश्वासों को हटाकर समाज के अध्ययन को एक विज्ञान का दर्जा देता है। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा।
अब आगे बढ़ते हैं, 7वां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि तार्किक एवं अतार्किक क्रियाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। इन दोनों क्रियाओं में क्या अंतर होता है, इसी के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि विल्फ्रेडो परेटो ने मानवीय व्यवहार को समझने के लिए क्रियाओं को दो मुख्य भागों में विभाजित किया है। पहला है तार्किक क्रिया और दूसरा है अतार्किक क्रिया। इन दोनों के बीच प्रमुख अंतर निम्नलिखित हैं। अब एक एक करके हम लोग इन दोनों के बीच क्या अंतर होता है उसी को यहाँ पर लिखेंगे। पहला अंतर है कि तार्किक क्रिया में साध्य और साधन के बीच वैज्ञानिक संबंध होता है, यानी कोई कार्य है तो उसके पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण होगा, जबकि अतार्किक क्रिया में ऐसा कोई वास्तविक संबंध नहीं होता है। जैसे अगर कोई किसान है, वो फसल उगाया हुआ है, खाद डाल रहा है तो अधिक उत्पादन उसको प्राप्त होगा, लेकिन कोई दूसरा किसान है, फसल उत्पादन के लिए अधिक फसल प्राप्त करने के लिए यज्ञ कर रहा है, तो यह अतार्किक क्रिया कहलाएगा, क्योंकि इसमें कोई वास्तविक संबंध नहीं है, कोई तर्क नहीं है। अगला अंतर है कि तार्किक क्रिया को कर्ता और बाहरी अवलोकनकर्ता दोनों वैज्ञानिक मानते हैं, यानी जो कर रहा है वो भी वैज्ञानिक मानता है और जो उसका अवलोकन कर रहा है, जो उसका परीक्षण या मूल्यांकन कर रहा है, वो भी उसको वैज्ञानिक मानता है। लेकिन जो अतार्किक क्रिया होता है उसको केवल कर्ता जो होता है वही मानसिक रूप से सही मानता है, दूसरे लोग उसको मानसिक रूप से सही नहीं मानते हैं। जैसे कोई किसान यज्ञ कर रहा है फसल का उत्पादन करने के लिए, तो वह किसान तो मानसिक रूप से मान रहा है कि मैं सही कर रहा हूं, लेकिन बाहरी लोग उसको सही नहीं मान रहे हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि इसके पीछे कोई तर्क नहीं है। अगला अंतर है कि तार्किक क्रिया तथ्यों और अनुभवों पर आधारित होती है, जबकि जो अतार्किक क्रिया होती है वो हमारे भावनाओं पर आधारित होता है, हमारे संस्कारों, हमारे परंपरा और हमारे मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है और उसी से संचालित होता है। अगला अंतर है कि तार्किक क्रिया का उद्देश्य भौतिक या आर्थिक लाभ होता है। हम तार्किक क्रिया के माध्यम से भौतिक या आर्थिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, जबकि जो अतार्किक क्रिया होता है यह अक्सर सामाजिक रीति रिवाजों या धर्म से जुड़ी होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला अंतर देख लेते हैं। अगला अंतर है कि व्यापार या इंजीनियरिंग तार्किक क्रिया के उदाहरण हैं, जबकि जादू टोना या अंधविश्वास ये जो है अतार्किक क्रिया के उदाहरण हैं। अगला अंतर है कि तार्किक क्रिया स्पष्ट होती है, जबकि अतार्किक क्रिया को सही सिद्ध करने के लिए मनुष्य अक्सर भ्रांत तर्कों का सहारा लेता है, जबकि तार्किक क्रिया को स्पष्ट करने के लिए किसी प्रकार के भ्रांत तर्कों या किसी प्रकार के बनावटी बहाना का सहारा नहीं लेना पड़ता है। अगला और अंतिम अंतर है कि तार्किक क्रिया में कर्ता सचेत होकर के साधन को चुनता है, जबकि अतार्किक क्रिया अचेतन मन की इच्छाओं का परिणाम होती है। यानी जब हम कोई तार्किक क्रिया करते हैं तो हम सचेत होकर के साधन को चुनते हैं। कोई किसान है, खेत में खाद डाल रहा है, तो सचेत होकर के देखेगा कि खेत में समस्या क्या है, उसके अनुरूप वो सोचेगा कि हमको यूरिया डालना है, पोटाश डालना है, सल्फर डालना है, क्या डालना है, वो सचेत होकर के सोचेगा। लेकिन जब हम अतार्किक क्रिया करते हैं तो हमारे अचेतन मन में जो भी होता है हम उसी को करते हैं, क्योंकि अतार्किक क्रिया हमारे अचेतन मन की इच्छाओं का ही परिणाम होता है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, खंड 100 देख लेते हैं। इसमें आपसे दीर्घ उत्तरी प्रश्न पूछा गया है और एक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 500 शब्द में यहाँ पर देना होगा। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। इसमें आपसे पूछा गया है कि आत्महत्या से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आत्महत्या होता क्या है, फिर इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से आत्महत्या की सबसे प्रामाणिक व्याख्या एमिल दुर्खीम ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ली सुसाइड में 1897 ईस्वी में दी हुई है। दुर्खीम के अनुसार आत्महत्या कोई व्यक्तिगत या मानसिक कमजोरी का परिणाम मात्र नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक तथ्य है। यानी दुर्खीम ने आत्महत्या को सामाजिक तथ्य माना हुआ है। उनके अनुसार समाज में एकीकरण और नियमन की कमी या अधिकता ही व्यक्ति को आत्महत्या के लिए प्रेरित करती हैं। अब देख लेते हैं कि आत्महत्या के प्रमुख प्रकार कौन कौन से होते हैं। आत्महत्या का पहला प्रकार है अहमवादी आत्महत्या। यह तब होती है जब व्यक्ति का समाज के साथ जुड़ाव बहुत कमजोर हो जाता है, जब व्यक्ति समाज से
अलग थलग महसूस करता है, खुद को समाज से जुड़ा हुआ महसूस नहीं करता है, तो उसे लगता है कि उसका कोई सामाजिक आधार नहीं है, तो वह अत्यधिक व्यक्तिगत हो जाता है। अकेलापन और अलगाव इसका मुख्य कारण बनते हैं। वह अकेलापन महसूस करता है, अलगाव महसूस करता है और आत्महत्या कर लेता है। उदाहरण के तौर पर अविवाहित व्यक्तियों में विवाहितों की तुलना में इसकी दर अधिक देखी गई है। इसीलिए जो अविवाहित व्यक्ति होते हैं वो आत्महत्या ज़्यादा करते हैं और उनकी आत्महत्या अधिकतर अहमवादी आत्महत्या होती है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रकार देख लेते हैं। दूसरा प्रकार है परार्थवादी आत्महत्या। अब जो परार्थवादी आत्महत्या होती है ये अहमवादी आत्महत्या के ठीक विपरीत होती है। इसमें व्यक्ति का समाज या समूह के साथ जुड़ाव इतना गहरा होता है कि वह समूह के लिए अपने जीवन का बलिदान दे देता है। यहाँ व्यक्ति का अपना कोई अस्तित्व नहीं रहता, वह केवल समूह की मर्यादा और कर्तव्य के लिए मरता है, समूह के लिए ही जीता है। उदाहरण के लिए संस्कृति में प्राचीन भारत में जो सती प्रथा था, जो जापानी हाराकीरी था, या देश के लिए जो आत्मघाती हमलावर होते हैं, वो इसी प्रकार के आत्महत्या के उदाहरण माने जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आत्महत्या का अगला प्रकार देख लेते हैं। अगला प्रकार है विसंगतिपूर्ण या अनियंत्रित आत्महत्या। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब समाज में अचानक भारी उथल पुथल होती है और पुराने नियम टूट जाते हैं। जब व्यक्ति की इच्छाओं पर समाज का नियंत्रण खत्म हो जाता है तो वह दिशाहीन महसूस करता है। यह अचानक आए आर्थिक संकट जैसे शेयर बाजार का गिरना या अचानक मिली किसी बहुत बड़ी सफलता के समय भी हो सकती है। जब व्यक्ति नई परिस्थितियों के साथ तालमेल नहीं बिठा पाता तो वह यह कदम उठाता है, यानी जब परिस्थिति में अचानक परिवर्तन आ जाता है और व्यक्ति परिस्थिति को संभाल नहीं पाता, परिस्थितियों के साथ तालमेल नहीं बिठा पाता, तो वह अनियंत्रित आत्महत्या कर लेता है। ऐसे आत्महत्या को विसंगतिपूर्ण आत्महत्या के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, आत्महत्या का चौथा प्रकार देख लेते हैं। इसको कहा जाता है भाग्यवादी आत्महत्या। यह विसंगतिपूर्ण आत्महत्या के विपरीत होता है। यह तब होती है जब समाज का नियंत्रण व्यक्ति पर इतना कठोर हो जाता है कि उसे अपना भविष्य पूरी तरह अंधकारमय और दमनकारी लगने लगता है। जब व्यक्ति को लगता है कि उसकी परिस्थिति कभी नहीं बदलेगी और वह नियमों के जाल में फंस चुका है, उस समाज के जाल में पूरी तरीके से जकड़ चुका है, तब वह मौत को मुक्ति के रूप में चुनता है। उदाहरण के रूप में गुलामी की बेड़ियों में जकड़े दास या निसंतान महिलाएं जिसे समाज में बहुत प्रताड़ित किया जाता हो, अगर वो आत्महत्या करते हैं तो उनको भाग्यवादी आत्महत्या के अंतर्गत ही रखा जाएगा। अब अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में आप लिखेंगे कि दुर्खीम का मानना है कि आत्महत्या की दर इस बात पर निर्भर करती है कि समाज अपने सदस्यों को कितनी मजबूती से बांधकर रखता है और उनकी इच्छाओं को कितना नियंत्रित करता है। समाज में संतुलन की कमी ही आत्महत्या का मुख्य कारण बनती है, इसलिए समाज का संतुलित होना आवश्यक है। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, 9वां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि औद्योगिक क्रांति के सामाजिक एवं राजनीतिक परिणामों की विवेचना कीजिए। आपको सबसे पहले बताना है कि औद्योगिक क्रांति है क्या, फिर हम लोग औद्योगिक क्रांति के सामाजिक परिणाम पर चर्चा करेंगे, उसके बाद हम लोग औद्योगिक क्रांति के राजनीतिक परिणाम पर चर्चा करेंगे। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटेन में शुरू हुई औद्योगिक क्रांति मानव इतिहास की एक युगांतरकारी घटना थी। इसने उत्पादन की पुरानी घरेलू प्रणाली को समाप्त कर बड़े कारखानों और मशीनीकृत उत्पादन को जन्म दिया, यानी इसके आ जाने से बड़े बड़े कारखानों की स्थापना हुई। उत्पादन जो है व्यक्ति के द्वारा न होकर के मशीनों के द्वारा किया जाने लगा। यह केवल एक तकनीकी परिवर्तन नहीं था, बल्कि एक ऐसी सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया थी जिसने मनुष्य के रहन सहन, सोचने के तरीके और सत्ता के समीकरणों को पूरी तरीके से बदल दिया। इस क्रांति ने जहां एक ओर आधुनिक सभ्यता का आधार रखा, वहीं दूसरी ओर समाज और राजनीति में गहरे और दूरगामी प्रभाव पैदा किए। अब कौन से प्रभाव पैदा किए हैं, एक एक करके उन्हीं प्रभावों को हम लोग यहाँ पर जानेंगे। पहले हम लोग सामाजिक परिणाम पर यहाँ पर चर्चा करेंगे और पहला सामाजिक परिणाम है नए सामाजिक वर्गों का उदय। यानी औद्योगिक क्रांति आने पर नए नए सामाजिक वर्गों का उदय हुआ। समाज मुख्य रूप से दो प्रतिस्पर्धी वर्गों में विभाजित हो गया। पहला वर्ग है पूंजीपति वर्ग और दूसरा वर्ग है श्रमिक वर्ग। इनके बीच आर्थिक असमानता ने भविष्य के वर्ग संघर्ष की नींव रखी। इन दोनों में वर्ग संघर्ष की शुरुआत यहीं से होता है। दूसरा परिणाम हुआ
तीव्र नगरीकरण और आवास की समस्या। रोजगार की तलाश में ग्रामीण आबादी शहरों की ओर बड़े पैमाने पर पलायन हुआ, यानी लोग गांवों से शहरों की तरफ धीरे धीरे जो है पलायन करना शुरू किए। इससे नए औद्योगिक शहरों का तो विकास हुआ, लेकिन मजदूरों के लिए तंग और अस्वास्थ्यकर गंदी बस्तियों की समस्या पैदा हुई, क्योंकि जो गांव से शहर गए उनके लिए आवास नहीं मिला, वो गंदी बस्तियों में झुग्गी झोपड़ी डाल करके रहना शुरू कर दिए। अगला जो प्रभाव हुआ वो पारिवारिक विघटन का हुआ। उद्योगों ने संयुक्त परिवार प्रणाली को चोट पहुंचाई और एकल परिवारों को बढ़ावा दिया, यानी पीढ़ियों से जो परिवार चले आ रहे थे संयुक्त रूप से, वो परिवार अब टूटने लगे। एकल परिवारों का बढ़ावा समाज में धीरे धीरे होने लगा। घर के पुरुष, महिलाओं और बच्चों का अलग अलग कारखानों में काम करना पारिवारिक एकता में बाधक बना और इससे परिवार तेजी से बिखरने लगा। अगला जो प्रभाव हुआ वो है महिलाओं और बच्चों का शोषण। कारखानों में कम वेतन पर महिलाओं और बच्चों से कठिन परिश्रम कराया गया। बाल श्रम इस काल की सबसे दुखद सामाजिक सच्चाई बनकर के उभरी, यानी औद्योगिक क्रांति आने से महिलाओं और बच्चों का शोषण तेजी से शुरू हुआ। जीवन स्तर और शिक्षा पर भी इसका प्रभाव पड़ा। लंबे समय में इस क्रांति ने मध्यम वर्ग के जीवन स्तर को सुधारा और तकनीकी शिक्षा की आवश्यकता को बढ़ाया, जिसने समाज में साक्षरता का प्रचार प्रसार बढ़ा, यानी शिक्षा का स्तर बढ़ा और मध्य वर्ग के जीवन स्तर में भी सुधार हुआ। अब देख लेते हैं कि राजनीतिक परिणाम इसके कौन कौन से पाए जाते हैं। पहला जो राजनीतिक परिणाम हुआ वो है मध्य वर्ग की राजनीतिक शक्ति, यानी मध्य वर्ग के राजनीतिक शक्ति में वृद्धि हुई। व्यापारियों और उद्योगपतियों के नए वर्ग ने सामंतों की राजनीतिक शक्ति को चुनौती दी और शासन में अपनी भागीदारी की मंशा की, जिससे लोकतंत्र का आधार मजबूत हुआ। यानी व्यापारी उद्योगपति जब इन मध्य वर्ग का उदय हुआ तो इससे लोकतंत्र जो है मजबूत हुआ। अगला जो प्रभाव हुआ वो हुआ समाजवाद और साम्यवाद का उदय। श्रमिकों के शोषण ने कार्ल मार्क्स जैसी विचारधाराओं को जन्म दिया। राजनीति अब केवल सत्ता का खेल न रहकर वर्गों के अधिकारों की लड़ाई बन गई और समाजवाद और साम्यवाद का इसी कारण से उदय हुआ। अगला प्रभाव हुआ श्रमिक आंदोलनों का जन्म। श्रमिकों ने अपने अधिकारों के लिए ट्रेड यूनियन बनाना शुरू किया। इन संगठनों ने राजनीतिक दबाव के रूप में कार्य किया और लेबर पार्टी जैसे राजनीतिक दलों की नींव पड़ी। अगला जो प्रभाव पड़ा वो पड़ा साम्राज्यवाद का विस्तार। कारखानों के लिए कच्चे माल और बाजार की भूख ने यूरोपीय शक्तियों को एशिया और अफ्रीका के देशों को गुलाम बनाने के लिए प्रेरित किया, जिससे वैश्विक राजनीति में उपनिवेशवाद को बढ़ावा मिला। और अगला प्रभाव हुआ राजनीतिक प्रभाव लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। सामाजिक समस्याओं के बढ़ने पर सरकारों को फैक्ट्री एक्ट जैसे कानून बनाने पड़े। इससे राज्य की जिम्मेदारी केवल सुरक्षा तक सीमित न रहकर जन कल्याण की ओर मुड़ गई, यानी जो राज्य थे वो जन कल्याण की तरफ भी ध्यान देना शुरू किए। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में हम लोग लिखेंगे कि औद्योगिक क्रांति ने आधुनिक समाज और राजनीति का ढांचा तैयार किया। इसने जहां आर्थिक समृद्धि और लोकतांत्रिक अधिकारों का मार्ग प्रशस्त किया, वहीं समाज में विषमता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साम्राज्यवादी संघर्षों को भी जन्म दिया। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आपका परीक्षा समाप्त हो जाए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 83 037 86 616 पर अपना पेपर जरूर भेजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।